माननीय सभापति जी। क्वेश्चन नंबर 32। मैं प्रश्न क्रमांक 32 माननीय मंत्री जी से पूछ रहा हूं। थैंक यू। सप्लीमेंट्रीज प्लीज। माननीय सभापति जी, जो उत्तर माननीय मंत्री जी ने दिया है, लगभग 3882 लोगों को ये गौरव धन दिया जाता है, लेकिन ये जो दूसरा नंबर दिया गया 733 और 1502 जिनका सिलेक्शन हुआ है, इनको देना प्रारंभ हुआ या नहीं हुआ है? वैसा ही अभी लगभग 6048 एप्लीकेशन सरकार के पास पेंडिंग है, इनका भविष्य में क्या होगा, इसके बारे में जानकारी देने का कृपा करें। माननीय सांसद ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। भारत की पहचान, भारत की घनी संस्कृति, रिच हेरिटेज कल्चर जो 6,20,000 गाँव में फैली हुई है, और उसके माध्यम से मुझे माननीय सांसद और सदन को ये सूचना देते हुए खुशी है कि भारत की सरकार इस वक्त सरकार के आने के बाद कल्चरल फंक्शन ग्रांट स्कीम में 733 से 1502 यानी 112% की वृद्धि हुई है। रेपर्टरी ग्रांट स्कीम 1142 से 2310 यानी 110% की वृद्धि हुई है। यंग आर्टिस्टों में 32% की वृद्धि हुई है। और जो विषय आर्टिस्ट पेंशन का माननीय सांसद ने उठाया है, मुझे खुशी है ये बताते हुए कि इस राशि के अंदर 69% की वृद्धि की गई है कि आर्टिस्टों को पेंशन देने की राशि में 69% की वृद्धि के साथ ये घोषणाएं मैं इस सदन के पटल पर कर रहा हूं। भारत सरकार की एक और महत्वाकांक्षी योजना जो हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में कि किस तरह 6,20,000 गांव में बसे हुए छोटे से आर्टिस्ट, उनको संरक्षण, उनको संवहन किस तरह से दिया जाए। कल्चरल मैपिंग ऑफ इंडिया एक स्कीम जारी की है, 480 करोड़ रुपए की योजना, जो हमारे सभी को खोज कर निकालेगी और एक पोर्टल पर लाएगी। दूसरा प्रश्न। माननीय सभापति जी, कई बार इस प्रकार के आर्टिस्टों को, कलाकारों को कई समस्याएं आती है। कई बार उनका जो जिसमें कैडर 2 में आता है, परफॉर्मिंग आर्टिस्ट ग्रांट स्कीम, तो उनको तो रिप्लाई जाता है कि आपको इसके अंदर सेलेक्ट किया गया है, एक बार का पैसा भी दिया जाता है, फिर दूसरी बार तीसरी बार उनको समय पर पैसा नहीं जाता है। वो उतने दूर से, दक्षिण भारत के दूर से यहाँ आ भी नहीं सकते हैं। कई बार छोटे छोटे कारणों से वो परेशान होना पड़ता है एक छोटी सी ग्रांट के लिए। दूसरी बात, कई बार ऐसा रिप्लाई आता है कि ये नॉर्म्स के अंदर नहीं आते हैं, तो ये नॉर्म्स की भी जानकारी अगर अच्छी पब्लिसिटी होती है तो पहले ही वो नॉर्म्स के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। उनकी एलिजिबिलिटी होते हुए भी अगर ठीक से न भरने के कारण वो उससे बाहर रह जाते हैं, इसे रोकने के दृष्टि से ये दोनों प्रकार के संकटों से सरकार क्या कदम उठाएगी, मैं ये जानना चाहता हूँ। मैं माननीय सांसद की इस चिंता का भी सम्मान करता हूं कि कुछ आर्टिस्ट जब कुछ सूचनाएं नहीं दे पाते हैं समय पर, लेकिन पहले तो मैं ये बता दूं कि वर्तमान सरकार ने ये सभी व्यवस्थाएं ऑनलाइन शुरू कर दी हैं। देश के किसी कोने में बैठा हुआ आर्टिस्ट भी अपने सारे पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन सबमिट कर सकता है, और उसके बाद भी अगर कोई कमी हो तो हमारी एक पुस्तिका है दर्पण, जो ऑनलाइन भी उपलब्ध है और जो प्रिंट में भी उपलब्ध है, जिसमें सभी गाइडलाइंस, इस पूरे हमारी संस्कृति मंत्रालय की जितनी भी योजनाएं हैं वो उसमें लिखी हुई हैं। और इसके लिए एक एक्सपर्ट कमेटी, कोई एक व्यक्ति नहीं करता, लगभग 25-30 लोगों की समिति होती है जो विभिन्न कलाओं के विशेषज्ञ उसमें होते हैं। उनके सामने ये पत्र जाते हैं और समय समय पर यह समिति उसका आकलन कर सरकार के सामने पेश करती है। आंकड़े स्वयं बता रहे हैं, जहां 110% तक की वृद्धि हुई हो, इसका मतलब भारत सरकार इस बात से चिंतित है कि हमारे आर्टिस्टों को पेंशन मिलने में, उनके सम्मान में किसी भी तरह की कमी ना आए। थैंक यू। श्रीमती विप्लव ठाकुर। थैंक यू अध्यक्ष जी। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि जो ये स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं आर्टिस्टों को, उसका क्या क्राइटेरिया है?
किस उस पे दे रहे हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश जो है एक ऐसा है जिसे कि देवताओं का कहते हैं, और वहां पे जो मेले लगते हैं वहां लोकल आर्टिस्ट अपनी जो है प्रतिभा दिखाते हैं। उसके लिए वो जो स्कॉलरशिप, या क्योंकि मैं देख रही हूँ जो स्कॉलरशिप हिमाचल में दिए गए हैं 214-15 में एक भी नहीं है, और 2 दिए गए 15-16 में। तो वहां पे जहां गांव-गांव में मेले लगते हैं, लोकल आर्टिस्ट वहां अपने प्रतिभा दिखाते हैं, और उनकी जो वाद्य यंत्र है वो भी एक यूनिक है। तो उसके बारे में सरकार क्या कर रही है, क्या क्राइटेरिया, कैसे उनको स्कॉलरशिप दिए जाते हैं? माननीय सांसद को मैं अवगत करा दूं कि किसी भी तरह से आर्टिस्टों का सिलेक्शन राज्य वाइज नहीं होता है। एक समिति के सामने पूरे देश से जो आर्टिस्ट आते हैं उनका सिलेक्शन होता है। लेकिन फिर भी आर्टिस्ट पेंशन स्कीम में हिमाचल प्रदेश एक सांस्कृतिक दृष्टि से घनिष्ठ राज्य है, मैं समझता हूं संख्या की दृष्टि से छोटा राज्य है। हिमाचल प्रदेश को आर्टिस्ट पेंशन वेलफेयर स्कीम में 7 लोगों को दिया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में परफॉर्मिंग आर्ट रेपर्टरी ग्रांट स्कीम में पिछले वर्ष 8 और इस वर्ष 17 लोगों को ये राशि दी गई है। और हिमाचल प्रदेश के अंदर ये बात सही है कि स्कॉलरशिप, यंग स्कॉलरशिप, इसका क्राइटेरिया है कि 18 साल से 25 वर्ष की आयु के लोगों को 400 स्कॉलरशिप हम देश भर में देते हैं, और 400 तक की ये सीमा है, निश्चित है। लेकिन ये राज्य वाइज इसमें कोई कोटा नहीं है। ऑन बेसिस ऑफ मेरिट्स पूरे देश भर से जितने लोग आते हैं उनको ये आर्टिस्ट पे स्कॉलरशिप दी जाती है। और इसमें भी मुझे बताते हुए खुशी है कि 32% का इजाफा इस सरकार ने इस बार किया है। थैंक यू श्री रामनाथ ठाकुर। आपके माध्यम से मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि जो कलाकार पूरे देश में गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं उनके इलाज के लिए कितने पैसे का आवंटन किया गया है इस वित्तीय वर्ष में? सरकार आर्टिस्टों को पेंशन योजना के तहत 3,882 लोगों को आर्टिस्ट पेंशन देती है। लेकिन उनकी चिकित्सा सुविधा के लिए कल्चर मिनिस्ट्री के माध्यम से ऐसी कोई योजना उनके स्वास्थ्य रक्षण के लिए नहीं है। विभिन्न योजनाएं भारत सरकार की हैं उनके स्वास्थ्य की दृष्टि से उनका ध्यान रखने के लिए। लेकिन आर्टिस्ट पेंशन योजना में 3,882 लोगों को भारत सरकार दे रही है, और जिसमें 69% का इजाफा पिछले वर्ष से किया गया, 1 साल से यह भी बढ़ोतरी होगी। लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से ऐसी कोई योजना हमारे मंत्रालय की नहीं है, स्वास्थ्य मंत्रालय की। हो गया, आपका सवाल हो गया। उन्होंने बता दिया कि वो स्वास्थ्य मंत्रालय के। श्री महेश पोडर। सभापति जी, आदिम जाति जनजाति ने भारत के सुदूर प्रदेशों में भी भारत की विविध संस्कृति को संरक्षित किए हुए हैं, और वो थोड़े संकोची होते हैं, थोड़े मांगने में संकोच करते हैं, और आज उनके लिए सारी प्रक्रिया पूरी करने में दिक्कत होती है, इसलिए वो इस क्षेत्र में भी पीछे रह जाते हैं। तो क्या सरकार इन क्षेत्रों जैसे झारखंड जैसे क्षेत्रों के जो परफॉर्मिंग आर्टिस्ट है उनको खुद स्वतः चिन्हित करके और उनको कुछ मदद देने का विचार रखती है? धन्यवाद माननीय सांसद जी, आपने जिस वर्ग की चिंता जताई है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने उस चिंता को देखते हुए जो मैंने योजना बताई थी, कल्चरल मैपिंग ऑफ इंडिया में 480 करोड़ रुपए की योजना के माध्यम से ऑनलाइन पे तो ये व्यवस्था है ही, लेकिन हमारे व्यक्ति विशेषकर ब्लॉक और गांव स्तर तक जाकर एक एक आर्टिस्ट की पहचान करेंगे। और मुझे खुशी है कि मात्र इस योजना को शुरू किए हुए अभी 2 महीने हुए हैं, 1,16,00,000 लोगों ने इसमें रजिस्ट्रेशन किया है। मुझे उम्मीद है ये संख्या बढ़कर 4 करोड़ तक जाएगी। और हमारा योजना है कि जो लोग कम पढ़े लिखे हैं या अपना फॉर्म भरने में सक्षम नहीं है, वो लोग भी इसमें, हमारे लोग वहां जाकर उनसे फॉर्म भरवाएंगे। और मैं माननीय संसद सदस्यों से भी ये प्रार्थना करूंगा कि ऐसे आर्टिस्टों को प्रमोट कर हमारी इन योजनाओं की सूचना उन तक दें, ताकि अधिक से अधिक लोग इन योजनाओं का फायदा उठा सकें। थैंक यू, थैंक यू। क्वेश्चन 33 नंबर 33 laid on the table of the House. सप्लीमेंट्री प्लीज। हाँ जी, ईपीएफ पे सरकार ने ब्याज की दर कुछ कम करी है। उससे है क्या कि कामगार जो है वो अपना पैसा उसमें तब लगाता है कि उसको लगता है कि सरकार उसके हितों का
ध्यान रख रही है, लेकिन अब उसको कम ब्याज मिल रहा है और आप उस पैसे को इक्विटी मार्केट में लगाने जा रहे हैं, तो क्या उसके मिले हुए लाभ को आप कामगार को देंगे? Sir, the question is, whatever the investment pattern is there, though the question is not related to this, but whatever the, because his question is, आपका जो प्रश्न मूलभूत प्रश्न जो है, आपका मूलभूत जो प्रश्न जो है, किसी भी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय जो उसके कंट्रीब्यूशन में क्या 12% से 10% तक कम करने का कुछ विचार करे क्या, नंबर 1। नंबर 2, तो इसलिए हम लोग नहीं सुनिए भाई, आपका प्रश्न है, लेकिन हम इंटरेस्ट जो है वर्कर्स को, ईपीएफ ऑर्गेनाइजेशन जो है एक बहुत बड़ी संस्था है। ये संस्था में जो है जितना भी जो पैसा आता है वर्कर का या एम्प्लॉयर का, अब मैं आपको सूचित करता हूँ, मुझे बहुत खुशी भी है, हमारा लार्जेस्ट सोशल सिक्योरिटी नेटवर्क है, इसमें हमारे पास 9,26,000 एस्टैब्लिशमेंट कवर्ड है और 4.8 करोड़ कंट्रीब्यूटिव मेंबर्स है। तो इसमें से हमारे पास जो कॉर्पस फंड है, आपको इसलिए भी बता रहा हूँ कि कॉर्पस फंड में ये अनएग्जम्प्टेड एग्जम्प्टेड 2 प्रकार के हैं। इसमें हम लोग 10,43,581 करोड़, नंबर 1। प्लीज नंबर 2, डोंट इंटरप्ट प्लीज। भाई इंटरप्ट मत कीजिए, देखिए उनको कहने दीजिए। नरेश जी, ये आपका सवाल नहीं है। प्लीज बी इंटेलिजेंट, प्लीज सुन लीजिए। नरेश जी, ये आपका सवाल नहीं है। नहीं भाई, आपको देखिए, जिसका सवाल है उसको कहने दीजिए। आपका सवाल नहीं है। जस्ट अ मिनट प्लीज, आप सुन तो लीजिए भाई, सुन लीजिए। इंटरेस्ट रेट जो है हर बार दिया जाता है, नंबर 1। इस वर्ष में जो है हम वर्कर के लिए जो इंटरेस्ट रेट जो दिया है 8.65%, नंबर 1। नंबर 2, why I am telling is this government, we are taking much care about the portfolio management। जो बैंकों में हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है, वो मैनेजमेंट में जो है हम बहुत अच्छी तरीके से हम कर रहे हैं। और एक नया चीज़ भी मैं बताता हूँ कि हम लोग जो है एक ट्रेडेड फंड्स ETF में भी पहली बार जो है हम 10 to 15% तक भी उसको भी जो है आगे बढ़ाया। लेकिन ओवरऑल वी आर गिविंग इंटरेस्ट रेट as I have already indicated to 8.65%। आप दूसरा सवाल पूछिए। पहले ही का जवाब नहीं मिला है। भाई सुन लीजिए प्लीज, नरेश जी प्लीज। ये चेयर हमारे लिए बैठती है कि मंत्री जो चाहे जवाब दे दे। अगर देखिए, there is a procedure, if the answer is wrong, there is a procedure for it, but it is not your question, let the questioner ask it। आप अपना दूसरा सवाल पूछिए। भाई आप बैठ जाइए भाई, प्लीज ask your second question। very senior parliamentarian। You know। All are equal। All parliamentarians are equal। This is not a question of senior and junior। आप अपना दूसरा सवाल पूछिए। इकोनॉमिक सर्वे 2015-16 में ये हुआ कि अब एम्प्लॉय अपनी स्वेच्छा से उसके अंदर पैसा कटवाएगा और एम्प्लॉयर जो है वो एक निश्चित रूप में पैसा उसके अंदर देगा। तो इसके ऊपर क्या आपने कोई प्रावधान किया है या इसके ऊपर कोई रूल बनाने की आपने सोची है?
सर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रूल्स आर देयर। जो भी डिफ़ॉल्ट रहे उसको हमारे सेक्शन की तरफ से कार्रवाई होता है। और ये EPFO एक्ट भी जितना जो है सीवियर मोस्ट एक्ट, ये स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट भी है। तो इसलिए हम कार्रवाई नहीं लेकिन उनको शिक्षा भी देते। लेकिन हर एम्प्लॉयर का शेयर जो है हम बराबर जो है लेते हैं, लेके उसको सामाजिक सुरक्षा देते हैं। थैंक यू। नो देयर इज नो डिस्कशन। श्री अनिल देसाई, भाई अगर जवाब अनसेटिस्फैक्ट्री है तो आप उस सवाल को उठाइए प्लीज। देखिए एक मिनट सुन लीजिए, 1 मिनट बैठ जाइए प्लीज। श्री देसाई, थैंक यू। ठहर जाइए सर। Thank you, sir. So, Honorable Minister, in his reply to the question about the proposal to lower the employer and employees' contribution from present 12% to 10% and bring it at par with other savings instruments like National Pension Scheme and Contributory Provident Fund, etc. He has stated that the issue has been kept undecided since it was opposed in the 218th meeting, and therefore government couldn't make any decision on that. So may I know from the Honorable Minister through you, so that what are the parallels being brought out by the government in planning to bring contribution under Employees Provident Fund and Miscellaneous Provision Act 1952 to be paid by the employer and employee at par with NPS and Contributory Provident Fund, especially when many provisions of the law in this regard, they differ on every account as far as these instruments which have been mentioned, that is NPS and Contributory Provident Fund vis-a-vis EPF. Thank you. सर, NPF जो है वो अलग स्कीम है, हमारा EPFO का जो है टोटली अलग स्कीम है। लेकिन हम जो है हमारा जो इंस्ट्रूमेंट जो है सोशल सिक्योरिटी नेटवर्क को बढ़ाने के लिए हमारे पास ऑर्गेनाइज वर्कर, अनऑर्गेनाइज वर्कर्स, ये भी ऐसे लोग बहुत नंबर में हैं। तो इसलिए हम लोग जो है इस उनके कंट्रीब्यूटरी जो परसेंटेज है 12% एंड 12%, ये जो है वो परसेंटेज हम लिया जाता है। और इसमें जो है इसमें आने वाला इसमें भी हम लोग एक NPS स्कीम को हम एक कॉम्प्रहेंसिव सोशल नेटवर्क में लाने का इसलिए विचार है। सोशल सिक्योरिटी नेटवर्क, यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी नेटवर्क को लाने के लिए आज विचार किया जा रहा है। इसीलिए सर एक कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी which is going to be most effective one, which may be included the informal and formal sector. So that's why our most this thing is universal social security. We are going to bring into the all workers in phased manner. Shri Rapolo. Respected Chairman, sir. Respected Chairman, sir. There is no superannuation fund in our country, and Employees Provident Fund is alone the source for the support to the employees, those who are getting retired or terminated. And in our country, the IT sector is facing a tremendous tragedy. In each and every IT concentration, take any cosmopolitan metropolitan city, the IT employees in thousands are being terminated. Keeping the fact in view, as the Labour Ministry is not having any control over these IT companies and multinational corporates, what is the measure that the Labour Ministry intending to do through the Employees Provident Fund to protect the IT sector employees, those who are facing the unceremonious termination and lot of distress? Thank you, sir. Thank you. Sir, IT sector is the most important one
and new and younger generation, and they are also coming up, and also in the internationally they are also in the migrant nature, and that's why the IT sector, for the IT sector, though it may, because our act confined to only the wages, those who have got ceiling of 15,000 rupees, and even though for that only the EPFO eligibility will there, but apart from that, we will provide social security to IT workers also, and IT employees leave, we pay PF and pension. Everything will be in the protected, we will safeguard. Thank you. Thank you. Shri Harivansh. Please allow the next questioner. Please allow the next questioner. धन्यवाद सभापति जी। माननीय मंत्री जी से मैं आपके माध्यम से जानना चाहूँगा, खासतौर से 91 के बाद सरकारी क्षेत्र की सार्वजनिक कंपनियां भी, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां भी बड़े पैमाने पर अपना काम आउटसोर्सिंग कर रही हैं। मैं लंबी सूची गिना सकता हूं, उनमें लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला है, पर वो सोशल सिक्योरिटी के दायरे से बाहर हैं। बहुतों को उसमें पीएफ नहीं मिलता। क्या इस संदर्भ में ठोस कदम आपकी सरकार ने उठाए, या मैं जानना चाहता हूं कितने लोगों को आपने पीएफ उससे जोड़ा है और किस सोशल सिक्योरिटी स्कीम से ऐसे लोगों को जोड़ा है, कितनी संख्या? बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है कि मोदी जी की सरकार आने के बाद हमने विशेष करके ये डिमोनेटाइजेशन के पीरियड में हम लोग एक नेशन वाइड एनरोलमेंट कैंपेन जो है हम शुरू किए। ये बहुत बड़ी हमारे लिए और देश में बहुत बड़ी अच्छी अचीवमेंट है। इसमें जो हम लोगों ने 1 जनवरी से लेके 2017 1 जनवरी से हम 30 जून 2017 तक ये जो है एनरोलमेंट कैंपेन हम लोग किया। इसमें हम लोग एक एमनेस्टी स्कीम भी दिया है। ये एमनेस्टी स्कीम में जो एम्प्लॉयर है वो जो है डिक्लेरेशन करेगा, जो लेफ्ट ओवर वर्कर्स है और उनको भी जो है हम लोग जो पीरियड में 1 अप्रैल 2009 to 31/12/2016 ये लोग ये पीरियड के अंदर जो भी हमारे वर्कर है वो वर्कर के भी अगर रजिस्टर नहीं हुआ तो उनको भी जो है हम लोग रजिस्टर करवाने का हमने इनको मौका दिया। और इसमें जो है अगर नए एम्प्लॉय का ये रिक्रूटमेंट है। और इस कैंपेन में मैं बहुत खुशी से आपको सूचित करना चाहता हूँ, 20 लाख नए एम्प्लॉय को हम लोगों ने ये एमनेस्टी स्कीम में लिया। और बहुत मुझे हर्ष के साथ मैं बताता हूँ 80 लाख नए जो है कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, आउटसोर्सिंग वर्कर, प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले और वैसे PSUs में काम करने वाले और वैसे ही जो है स्टेट गवर्नमेंट के PSUs में काम करने वाले और कंस्ट्रक्शन वर्कर को भी हम इसमें जो है लाया। तो इससे 1 करोड़ 3 लाख नए वर्करों को EPFO के दायरे में इस बार लाया गया, जिससे जो है उनको सोशल सिक्योरिटी मिलेगी। थैंक यू। क्वेश्चन 34। बहुत बढ़िया महोदय, प्रश्न उत्तर सदन की पटल पर रखा गया है। माननीय सभापति जी, मेरा प्रश्न पेट्रोल में इथेनॉल का सम्मिश्रण करने से संबंधित है। हमने पिछले साल 2016-17 में 220 करोड़ लीटर इथेनॉल का उत्पादन किया और उसमें हमने 78.7 करोड़ लीटर का उपयोग किया। शेष का उपयोग भी करना चाहिए। इसके लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं? क्योंकि इथेनॉल हमारे स्वदेशी उत्पादन में है। पेट्रोल लाने के लिए, पेट्रोलियम पदार्थ लाने के लिए विदेशों से लाना पड़ता है। हम अपने स्वदेश जनित इथेनॉल से उसमें मिश्रित करके
और हमारा यहाँ जो कमी है उस बात को ठीक कर सकते हैं। इसके उपाय के रूप में सरकार और इसके भावों में अंतर कितना, इथेनॉल और पेट्रोल, जो हम इथेनॉल बनाते हैं उसका प्रति लीटर भाव क्या है और पेट्रोल का भाव क्या है, इसका लाभकारी उपयोग करने के लिए और इथेनॉल बनाने का जो हमने उत्पादन करने की क्षमता अर्जित की है उसका उपयोग करने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए? थैंक यू। सभापति जी, माननीय सदस्य जी ने कहा 2016-17 में 220 करोड़ एथेनॉल मोलासेस रूट पे उपलब्ध हुई थी, लेकिन पेट्रोल में मिलाने के लिए जो भारत सरकार की पेट्रोलियम विभाग की योजना चल रही है एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम, उसी के तहत सिर्फ अब तक 78.7 करोड़ लीटर हम लोगों को उपलब्ध हुआ है। अब ये तो पूरा सीजन समाप्त नहीं हुआ है, सीजन समाप्त होते तक परसेंटेज भी आ जाएगी। अगर पिछले साल की पिछले 2-3 साल की परसेंटेज अगर हम आपके सामने आंकड़ा रखें, 10-11 में ये 1.8% था, 11-12 में ये 1.45 था, 12-13 में तो ये और घट के 0.67 था। जब से ये सरकार आई है ये बढ़ के पिछले साल यानी 15-16 ये थोड़ा उसी में से 3.5 तक पहुंची थी। अब ये चालू इसकी जो एथेनॉल प्रोक्योरमेंट ईयर रहती है ये नवंबर टू दिसंबर रहती है, इसलिए अभी उसकी पुनः आंकड़ा आना बाकी है। सभापति जी, ये सिर्फ पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे नहीं मिलती है, एथेनॉल जो बनती है मोलासेस से ये लिकर इंडस्ट्री को जाता है, केमिकल इंडस्ट्री को भी जाता है। लिकर और केमिकल इंडस्ट्री के मूल सॉल्वेंट, मूल आधार एथेनॉल है। ये तीनों इंडस्ट्री को हमने तो भारत सरकार ने 2003 में जब अटल जी प्रधानमंत्री थे, राम नायक जी पेट्रोलियम विभाग कामकाज संभाल रहे थे, उन दिनों में शुगर इंडस्ट्री को हैंड होल्डिंग करने के लिए उस समय पे सरकार ने योजना बनाई, परवर्ती सरकारों ने उसको आगे भी बढ़ाया। अभी ये उसकी मूल्य के बारे में माननीय सदस्य जी पूछा, अभी अगर मैं क्रूड ऑयल से रिफाइनिंग करके पेट्रोल की दाम निकालूं और मोलासेस से एथेनॉल करके पेट्रोल इसकी लीटरेज वैल्यू निकालूं तो ये थोड़ा पेट्रोल क्रूड ऑयल की प्रोसेस से महंगा है। उसके बावजूद भी शुगर इंडस्ट्री आगे बढ़े, शुगर इंडस्ट्री में डिस्ट्रेस ना आए, उसको एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस की मैकेनिज्म बने, इसके लिए अभी की सरकार लगभग 39 रुपया पर लीटर एथेनॉल प्रोक्योरमेंट करने की नीति बनाई है। और हम आने वाले दिनों में सिर्फ मोलासेस रूट से एथेनॉल नहीं, जो नॉन फूड स्टॉक मटेरियल है, पूरा उत्तर भारत में जो खेतों में परेली को जला के एक प्रदूषण होती है, ऐसे सारे वर्ज्य एग्री वेस्ट में से भी हम लोग सेकेंड जनरेशन एथेनॉल, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट डीबीटी और कई प्रकार की टेक्नोलॉजी आई है, उस टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए देश में सेकेंड जनरेशन एथेनॉल भी बढ़े। और ये अभी 2006 में उन दिनों की सरकार ने मान्यता बढ़ा के 10% तक ब्लेंडिंग हो सकता है, ये मान्यता दिया है। इसमें से भारत की किसानों को और विशेष करके फार्मर्स की डबलिंग ऑफ इनकम करने में एक रणनीति हो सकती है, उसमें हमारी सरकार काम कर रही है। थैंक यू। सेकंड सप्लीमेंट्री। माननीय मंत्री जी ने समाधानकारक उत्तर दिया है। मेरी जिज्ञासा यह है कि विदेशों में 10% से ज़्यादा भी और इथेनॉल का मिक्सचर होता है। आपने जैसा कहा कि किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी एक महत्वपूर्ण उपाय हो सकता है। मेरा ये कहना है कि जैव रिफाइनरीज जो अभी भटिंडा में और जिस तरह से उसकी स्थापना की गई है, इसका उपयोग बढ़ाने की दृष्टि से, इसको ज़्यादा और प्रोत्साहन देने की दृष्टि से और किसानों को आत्मनिर्भर बना करके और उनको स्वावलंबी बनाने की दृष्टि से जो उपाय किए जा सकते हैं उसमें एक महत्वपूर्ण उपाय है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या यह जो 10% का जो हमने आंकड़ा लिया है, दुनिया में जो उपलब्ध टेक्नोलॉजी है उससे और अधिक भी हम उसमें मिक्सचर कर सकते हैं? क्या उस टेक्नोलॉजी का अनुसंधान करते हुए और हम जैव रिफाइनरीज बनाएंगे क्या? थैंक यू। सभापति जी, मैं माननीय सदस्य को सहर्ष एक सूचना देना चाहूँगा। विश्व भर में कुछ देशों में फ्लेक्सी इंजन व्यवस्था है, ब्राजील में है, अमेरिका में है, लेकिन ये एक मिसनोमर भी है कि बहुत सारे देश में सिर्फ एथेनॉल से या बायो प्रोडक्ट से चलता है। ये थोड़ा अति एम्बिशियस बातचीत होती है। उसके बावजूद भी भारत में इस सरकार की 2014 में हम लोगों ने एक ऐतिहासिक कदम लिया कि नॉन मोलासेस से जो बाकी भी
एग्री वेस्ट है उसी में से भी एथेनॉल निकालने के लिए क्रियान्वयन किया। और इसकी जो टेक्नोलॉजी, मैं डीबीटी की उल्लेख किया, भारत की एक कंपनी प्राज टेक्नोलॉजी है पुणे की, दुनिया की एथेनॉल प्रोसेसिंग प्लांट की 6% कंट्रीब्यूशन उसी की है। अभी अभी भारतीय मूल की वैज्ञानिकों ने बेंगलुरु में सेल की टेक्नोलॉजी सेंटर में एक नया टेक्नोलॉजी लगभग उपलब्धि किया है, जिसमें से ये जो प्रोक्योरमेंट हमारी भारत की नॉन फॉसिल फ्यूल बायोमास से एक हम लोग एक बड़ा वैज्ञानिक उपलब्धि हमारी हो सकती है। हम विश्व की टेक्नोलॉजी नहीं, आने वाले दिनों में हमारी योजना ये रहेगी भारत की टेक्नोलॉजी मॉडल को विश्व भी ले। भारत की एक अगर वैज्ञानिकों की शोध हाथ में लग जाएगी, मेरे पूरा आत्मविश्वास के साथ मैं कह रहा हूं, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। अगर हमारी वैज्ञानिकों की खोज एक सफलता की तक पहुंचेगी, भारत की बायोफ्यूल में एक नया मिसाल, नया मॉडल भी हम लोग खड़ा करेंगे। Question are over. House is adjourned till 2 p.m. Very good.